एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। कोविंद कमेटी ने इस रिपोर्ट में कई बड़ी और अहम सिफारिशें की है। कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान संशोधन की सिफारिश की है। कमेटी ने सिफारिश की है कि सरकार कानून सम्मत ऐसा तंत्र तैयार करे जिससे एक साथ चुनाव संभव हो। ये रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। बता दें कि पिछले साल 2 सितंबर को हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था। 191 दिन में रिपोर्ट तैयार की गई है। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान कमेटी ने चुनाव से जुड़े तमाम लोगों से विस्तार से जानकारी ली। साथ ही कमेटी ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार कानूनी रूप से एक ऐसा तंत्र तैयार करे जिससे एक साथ चुनाव हो सके। रिपोर्ट में अनुच्छेद 324A लागू करने की सिफारिश भी की है। इसके साथ ही इसके अलावा अनुच्छेद 325 में संशोधन की सिफारिश भी की है। कोविंद कमेटी ने एकल मतदाता सूची के लिए भी सिफारिश की है। वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। कोविंद कमेटी ने इस रिपोर्ट में कई बड़ी और अहम सिफारिशें की हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे कि विश्वदेव राव जी का रुख करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वदेव जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी धन्यवाद जी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम कैसे करेगा काम, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे। इसमें काजल देखिए, कुछ चीजें हैं जो इसमें महत्वपूर्ण है। ये तो तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात नहीं कही जा रही। ये कहा जा रहा है कि एक जब अगला लोकसभा चुनाव होगा तो उस समय इसको क्रियान्वित कर देंगे सब पूरे देश में एक साथ। पहली चीज तो ये, और इसमें कई प्रावधान है कि जैसे अगर आपका त्रिशंकु विधानसभा आती है तो उस समय क्या किया जाएगा, और चुनाव के चरण कैसे होंगे, सुरक्षा बलों की तैनाती कैसे होगी, चलिए राव जी, आपका वापस शुरू करेंगे। आपकी आवाज हम तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार को अपनी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है और इसके साथ ही कोविंद कमेटी ने इस रिपोर्ट में कई बड़ी और अहम सिफारिशें जो है वो की है। कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान संशोधन की सिफारिशें भी की है। कमेटी ने सिफारिश की है कि सरकार कानून सम्मत ऐसा तंत्र तैयार करे जिससे कि एक साथ चुनाव संभव हो सके। इसके साथ ही साथ कमेटी ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार कानूनी रूप से एक ऐसा तंत्र तैयार करे जिससे कि एक साथ चुनाव हो सके। रिपोर्ट में अनुच्छेद 324 से लागू करने की भी सिफारिश की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 325 में संशोधन की सिफारिश भी की है। कोविंद कमेटी ने एकल मतदाता सूची के लिए भी सिफारिश की है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, विश्वदेव जी का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जी, सिस्टम कैसे काम करेगा सर, जानना चाहेंगे। देखिए काजल, इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे गौर फरमाना जरूरी है सभी लोगों को। इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव की बात सबसे पहले उठी थी, तो यही हुआ था कि सारी पार्टियों की सहमति बने। ये बहुत कई देशों में ऐसे चुनाव होते आ रहे हैं। अमेरिका में भी यही, यूएस की बात करें तो वहाँ भी ऐसे चुनाव होते हैं। यहाँ भारत में लागू करने में कई प्रणाली पहले लानी पड़ेगी। इसमें जो पहला प्रावधान है, सबसे पहला प्रावधान ये कहता है ये तत्काल नहीं लागू होगा, इसको लागू चरणों में लागू किया जाएगा। जैसे लोकसभा चुनाव जो अगला आएगा उसमें एक साथ करने की कोशिश करी जाएगी। इसमें सुरक्षा बलों की तैनाती कैसे होगी, इसमें इलेक्शन कमीशन कैसे गवर्न करेगा, इसमें मतदाताओं की सूची कैसे बनेगी। क्योंकि अभी फिलहाल में जब देखा जाता है तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पुनः प्रदेश वाइज सूची अलग से
चेक करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। जो नए वोटर आते हैं, जो वोटर जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, उसमें बदलाव करना पड़ता है। तो ये बड़ी ही एक लंबी प्रक्रिया है। इसको क्रियान्वित करने के लिए बहुत मेहनत पड़ेगी। और इसमें एक चीज का फायदा सबसे पहले काजल जो दिखेगा कि जो आम जनमानस पे जो भार पड़ता है इलेक्शन का, जो करोड़ों रुपए खर्चा हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे राहत मिलेगी। जी राव जी, लेकिन इन केस अगर बीच में कोई राज्य सरकार गिर जाए तो फिर क्या प्रावधान होगा इसका? काजल देखिए, उसके लिए कई चीजें लिखी गई हैं इसमें। जो रिपोर्ट पेश करी गई है, ये करीबन 18,626 पन्नों की रपट है। इसमें कई सुझाव आए हैं पार्टियों द्वारा। जैसे कांग्रेस ने भी अपने सुझाव दिए हैं, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है फिलहाल में। तो उसके हिसाब से क्रियान्वित वैसे तो कहा जा रहा है कि जब अगर त्रिशंकु विधानसभा आएगी या हंग असेंबली आती है, तो उस समय तो राष्ट्र प्रेसिडेंट रूल जैसे नॉर्मली होता है, उसी हिसाब से प्रक्रिया होगी। लेकिन आने वाले समय में जो उसका सुझाव आ सकता है, या केंद्र शासित प्रदेश के जैसे काम कार्य करते हैं, या तो उनके तहत कार्य किया जा सकता है उसमें उस दौरान। तो अलग अलग जब सुझाव अमल में लाए जाएंगे, उसको कानून बनेगा, तो बेहतर हम लोग बता पाएंगे कि उसमें क्या है त्रिशंकु विधानसभा का। बिल्कुल राव जी, जानना चाहेंगे आपसे कि कमेटी ने सिफारिशें भी की है, कौन कौन सी सिफारिशें यहाँ पर रखी गई है? काजल, असल में इस समय समस्या ये है कि कई पार्टियों का जो लिखित आया है वो हम लोगों के सामने नहीं आ पाया है। हम लोग अभी उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल पॉइंट वाइज नहीं बता पाऊंगा कि क्या सुझाव आए हैं, क्या नहीं सुझाव आए हैं। हाँ, ये है कि आम सहमति एक तरीके से बनने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रपति ने जो रिपोर्ट ली है अपने हाथ में 18,600 पन्नों की, उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और ये आने वाले समय में, इस समय तो लोकसभा चुनाव ये आला है 2024 का, अगला लोकसभा चुनाव इस क्रियान्वित होगा, तो उसके लिए ये पूरी रपट अभी से बनाई जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, यहाँ पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी सौंप दी है। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन के प्रथम दिन वहां लगभग 100 दिन वित्तीय दृष्टि से उपलब्धि पूर्ण हो रहे हैं। तमाम अटकलों के बावजूद राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य शासन के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रारंभिक रूप से इंदौर को केंद्र बनाते हुए उज्जैन तथा ओमकारेश्वर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। दोनों हवाई सेवाओं का नाम यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर रखते हुए पीएम श्री रखा गया है। इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ने के साथ साथ बड़े शहरों से भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो आज कैबिनेट बैठक हुई, मंत्रालय में यह बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्ताव पास हुए हैं। और ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कह सकते हैं कि एक हफ्ते में 3 बार यह बैठक आयोजित की गई है। कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम महत्वपूर्ण फैसले, महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए गए। साथ ही साथ बता दें, डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में भी कहा कि राज्य शासन के प्रथम दिन वहां लगभग 100 दिन वित्तीय दृष्टि से उपलब्धि पूर्ण हो रहे हैं। तमाम अटकलों के बावजूद भी राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना अब तक बंद नहीं की गई है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य शासन के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रारंभिक रूप से इंदौर को केंद्र बनाते हुए उज्जैन और ओमकारेश्वर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
दोनों हवाई सेवाओं का नाम यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर रखते हुए पीएम श्री रखा गया है। इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ने के साथ साथ बड़े शहरों से भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो काफी महत्वपूर्ण निर्णय आज इस कैबिनेट में लिए गए। सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। तो बड़े शहरों से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। सीएम मोहन यादव की जो आज कैबिनेट बैठक थी वो काफी अहम मानी गई। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी सत्यम का रुख करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सत्यम। आज कैबिनेट बैठक में कौन कौन से अहम निर्णय लिए गए जो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा दे सकते हैं पार्टी को? बिल्कुल, देखिए काजल, लोकसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक थी आज, और जिसमें कई निर्णय लिए गए हैं। और निर्णय में देखिए जो जबलपुर से लेकर उज्जैन के रेलवे स्टेशन से लेकर महाकाल लोक तक, महाकाल मंदिर तक रोपवे बनेगा। इसके साथ साथ सागर और जबलपुर में भी रोपवे बनाने की बात कही गई है। वहीं आदिवासियों की बात करें तो आदिवासी जो बसाहट है जहां से, वहां मुख्य सड़क मार्ग जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ जो SC/ST के छात्रावास हैं उनको कहीं ना कहीं अपग्रेड किया जाएगा, उनकी सुविधा जो है वो बढ़ाई जाएगी। चित्रकूट प्राधिकरण बनाया गया है जिसके लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ साथ ही जो केन बेतवा परियोजना है 24,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पीएम श्री जो हेली विमान है जो कई जगहों के लिए जाएगा, पर्यटन स्थलों के लिए जाएगा। पीएम श्री के नाम से रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम श्री के नाम से ये जो पर्यटन के लिए हवाई यात्रा निकाली गई है और धार्मिक स्थलों के लिए जो हवाई यात्रा निकाली गई उसकी शुरुआत की जाएगी। आज देखिए उसकी शुरुआत भी कर दी गई। अंतरराज्यीय जो हवाई यात्रा है वो शुरू की गई है। तो फिलहाल अभी ग्वालियर और जबलपुर से ये यात्रा शुरू की गई। आगे आने वाले दिनों में रीवा जहां हवाई पट्टी बन रही है, यह हवाई पट्टी तैयार हो जाएगी, जब वहां शुरू की जाएगी। इसके साथ साथ ही रतलाम से भी ये हवाई यात्रा शुरू की जाएगी। तो कुल मिला के आज जो बैठक हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राजस्व और जो पूंजीगत व्यय है उस पर भी सीएम मोहन यादव ने कहा कि अपने पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त सुविधाएं हैं। जो विभाग जिस तरह की डिमांड करता है उसकी पूरी की जाएगी। जो 100 दिन का इनका कार्यकाल रहा है, 3 महीने का लगभग जो कार्यकाल रहा है, उस पर उन्होंने जो है बताया कि अच्छा हुआ है। 100 दिन का कार्यकाल काफी बेहतर गुजरा है। और ऐसे में 100 दिन में जो राजस्व व्यय और जो पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में थोड़ा सा अंतर समझना होगा। राजस्व व्यय जो होता है तुरंत के जो खर्चे और व्यय होते, आय और खर्चे होते हैं उनको होते हैं राजस्व व्यय, और पूंजीगत में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए ये रखा जाता है। तो सीएम मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो पूंजीगत व्यय है उस पर भी पर्याप्त जो है मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसा है, और जो राजस्व व्यय है उसके लिए भी पर्याप्त पैसा है। वहीं देखिए कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा आगे भी हो सकती है, हो सकता है। जो अभी जो है विश्वविद्यालय के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको न कहीं सेवंथ पे ग्रेड से पैसा मिलेगा। इसके साथ साथ ही जो राज्य के कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी हैं, उनको भी जो जो महंगाई भत्ता है और जो वो देने की बात कही गई है। तो हो सकता है कि इसी में लागू भी हो जाए महंगाई भत्ता, चूंकि बड़े दिनों से इनकी मांग चल रही है कि 50% किया जाए या 4% बढ़ाया जाए। तो अभी 42% चल रहा है। केंद्र सरकार का 50% ऑलरेडी कर दिया गया है महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों का। तो लगातार मांगे भी हो रही है कि हो सकता है इसमें जो महंगाई भत्ता है वो कर दिया जाए। फिलहाल अभी तो नहीं किया है, सिर्फ विश्वविद्यालय का 7वें वेतनमान के हिसाब से पैसा देने की बात कही गई है। तो इसके साथ साथ ही और कई बड़ी घोषणाएं की गई है। आदिवासियों के लिए जो छात्रावास के लिए मैंने पहले भी बताया कि उनके लिए महत्वपूर्ण जो सुविधा है वो बढ़ाने की बात की गई। उसके लिए 3 केंद्र जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई, वो बैठक लेंगे और किस तरह से जो छात्रावास है जनजाति समूह के आदिवासी समूह के जो छात्रावास यहाँ मध्य प्रदेश में है उनको कैसे अपग्रेड और सुविधा युक्त किया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए, उस पर चर्चा करेंगे। उस पर बैठक हो रही है। 24,000 करोड़ मैंने पहले बताया केंद्र बेतवा परियोजना के लिए स्वीकृत किए गए हैं। 20 करोड़ रुपए जो चित्रकूट प्राधिकरण बनेगा। चित्रकूट देखिए एक बड़ा नाम हो गया है मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी इसके बढ़ के काम हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी कई काम शुरू हो चुके हैं। ऐसे मध्य प्रदेश की बारी है और मध्य प्रदेश में 20 करोड़ रुपए चित्रकूट प्राधिकरण के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। हवाई यात्रा के लिए बात की जाए तो हवाई यात्रा फिलहाल अभी देखिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा, इन सब हवाई जो पर्यटन के लिए जो पीएम श्री पर्यटन और पीएम श्री हेली जो धार्मिक हवाई यात्रा है जिसको लिए
जो धार्मिक स्थानों के लिए जाएगी, क्योंकि दो धार्मिक स्थल यहाँ बड़े महत्वपूर्ण, ओंकारेश्वर और उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो 6 सीटर विमान की यात्रा है उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों ने यहाँ से अभी भी यहाँ से उज्जैन गए हैं या यहाँ से इंदौर के लिए रवाना हुए थे। कैबिनेट मंत्रियों ने यहाँ बुक किए थे, कैबिनेट मंत्री यहाँ से गए। लेकिन अब इस पे कितना किराया लगेगा, कैसे होगा, इसको अभी सुनिश्चित करना बाकी है। लेकिन इस पर एक कड़े नियम भी बनाए गए, नियम बनाए गए हैं कि 150 घंटे महीने में इन विमानों को करना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेगी। चूंकि ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चल रहे हैं, पीपीपी मॉडल पर चल रहे हैं, तो इनको 150 घंटे की हवाई यात्रा करानी पड़ेगी। यानी हफ्ते में 4 दिन ये हवाई यात्रा कराना जो पीएम श्री और पीएम हेली की है वो जरूरी रहेगी। तो इन सब बातों को ध्यान रखते कुल मिलाकर लोकसभा की तैयारी चुनाव को लेकर के सभी जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और साफ कर दिया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कि किसी भी तरह से शासन के पास, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। चाहे पूंजीगत व्यय हो और चाहे राजस्व व्यय हो, सबके लिए पैसे उपलब्ध है। चाहे आप स्वास्थ्य विभाग की बात करें, लोक स्वास्थ्य पीडब्ल्यूडी की बात करें या अन्य विभागों की बात करें, जिसको जितनी जरूरत है सब पैसे दिए जाएंगे। आप समय पर 31 मार्च तक जो भी व्यय है उसको बताए और समय पर पूरे काम होने चाहिए, ऐसा सीएम मोहन यादव के निर्देश दिए गए हैं। खर्चे की व्यवस्था सीएम मोहन यादव की जवाबदारी है, शासन की जवाबदारी है। बिल्कुल सत्यम, निश्चित तौर पर धार्मिक पर्यटन बढ़ने के साथ साथ बड़े शहरों से भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम निर्णय इस कैबिनेट बैठक में लिए गए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर और कई ठिकानों पर गुरुवार को ईडी ने छापेमारी की है। अमेठी के अलावा लखनऊ और मुंबई समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की है। अमेठी के आवास विकास कॉलोनी और गंगागंज मोहल्ले में ईडी रेड डाली है। छापेमारी के समय गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी और छोटा बेटा अनुराग प्रजापति घर के अंदर मौजूद रहे। उनके करीबी महिला मित्र गुड्डा देवी के अमेठी स्थित आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की टीम दोनों के घर में अलमारी और अन्य सामानों को खंगाल रही है। गुरुवार की सुबह लगभग 7 बजे 4 गाड़ियों में ईडी की टीम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ अमेठी पहुंची। ईडी की टीम के किसी भी अधिकारी से मीडिया की बात नहीं हो सकी है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये छापेमारी पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान हुए खनन घोटाले की जांच को लेकर की जा रही है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, प्रशांत का रुख करेंगे। हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लोकसभा चुनाव एक तरफ सामने है और अब कहीं ना कहीं ईडी की टीम सक्रिय नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें अमेठी है, लखनऊ है, मुंबई है और इसके साथ ही अन्य कई ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, 2012 की समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार में जो गायत्री प्रजापति हैं वो खनन मंत्री बने थे। इनके ऊपर कई खनन घोटालों को लेकर आरोप लगे हैं और इसी को लेकर ईडी जांच कर रही है। हालांकि जो गायत्री प्रजापति है वो एक रेप के मामले में भी जेल में बंद है, मामला उनका विचाराधीन है और इसके साथ ही उनको लेकर जो घोटाले सामने आए थे कि वो खनन को लेकर उन्होंने तमाम अपने शासनकाल में यहाँ पर घोटाले किए हैं, उसमें जांच चल रही है। ईडी ने आज 7 बजे ही छापेमारी शुरू कर दी थी और केंद्रीय पुलिस बल को लेकर ये छापेमारी 7 बजे से शुरू हुई थी। साथ ही सबसे पहले अमेठी में छापेमारी हुई, उसके बाद लखनऊ में, जहां उनकी पत्नी महाराजी जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधानसभा सदस्य हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी की गई है। लखनऊ के ओमेक्स हाइट सिटी में वो रहती हैं, वहां पर छापेमारी की गई। इस दौरान उनका छोटा बेटा वहां मौजूद था, अनुराग, जहां ईडी ने तमाम दस्तावेज उनके घर से बरामद किए। साथ ही साथ जो एक सबसे करीबी महिला उनके यहाँ गुड्डा देवी हैं, उनके नाम पर भी कई यहाँ अकूत संपत्तियां मिली हैं। उन कागजों को ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है। अभी भी कई जो ठिकाने हैं उसमें छापेमारी की जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में भी गायत्री प्रजापति की अकूत संपत्ति है, जो बेनाम संपत्ति है। कई उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उनके नाम पर यहाँ संपत्तियां खरीदी गई थी। साथ ही साथ अन्य जो जिले हैं वहां पर भी खंगाली जा रही हैं। एक कानपुर का व्यापारी है, उससे भी उनके तार जुड़े हुए थे, उसके घर पे भी आज छापेमारी की गई है। तो ऐसे तमाम दस्तावेज ईडी इकट्ठा कर रही है। हालांकि चुनाव का दौर है, तो ऐसे में ये जो शिकंजा कसना लाजमी होता है, क्योंकि इस तरीके से जो तमाम अकूत संपत्तियां होती हैं चुनाव में प्रभावित करती हैं, एक दल को दूसरे दल के लोगों को इस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है।
जिसको लेकर ये कार्रवाइयां चलती रहती हैं। और देखिए, क्योंकि आज लखनऊ में ये कार्रवाई हुई है, उससे जरूर है राजनीतिक घरानों में कहीं ना कहीं हलचल मच गई और उसको एक तरीके से चुनावी मूड में देखा जा रहा है कि चुनाव आते ही इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक चीज जरूर है कि अभी जिस तरीके से यहाँ राज्यसभा का चुनाव हुआ है, तो जो गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। और आज जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, गायत्री प्रजापति के परिवार के लोगों के साथ उनसे पूछताछ की गई है। कई घंटों तक उनके सेल फोन जो है छीन लिए गए थे, किसी से कोई संपर्क नहीं होने दिया। यहाँ तक कि यह भी जानकारी मिल रही है किसी को खाने तक पे नहीं बैठने दिया था। ईडी के जो अधिकारी रहे हैं कि खाना और पानी सब थोड़ी देर के लिए बंद करा दिया गया, तो उनसे पूछताछ की जा रही थी। घर में जो अलमारियां थी वो खुलवाई गई हैं, कई चीजें घर में तोड़वाई गई हैं। उसमें देखे जा रहे थे कोई दस्तावेज छिपे ना हो या कोई अकूत संपत्ति जैसे सोना हो, चांदी हो या कोई आभूषण ना छिपाए गए हो, इन चीजों को भी ढूंढा जा रहा था। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है आज राजनीतिक घरानों को लेकर कि जिस महाराजी देवी जो वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, उसके बावजूद भी ईडी उनके परिवार के पीछे पड़ी हुई है। तो ये आज के विषय में जहां देखा जाए, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, राजनीतिक लोग अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। और महाराजी देवी ने खुलकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा चुनाव में मतदान किया, उसके बावजूद भी गायत्री प्रसाद प्रजापति की जो मुसीबतें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। और ईडी की छापेमारी से तय हो गया है कि इस तरीके से और लोगों को अभी परेशान किया जाएगा। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि अचानक से ईडी भी सक्रिय नजर आ रही, सामने लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर रुख करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम चरण में महाराष्ट्र में एंट्री कर चुकी है। आज राहुल ने नासिक में कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसानों की सभा आयोजित की। इसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी मौजूद रहे। सभा में राहुल ने कहा, जब तक कोई व्यक्ति किसान के दुख को नहीं समझता, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता, तब तक वह किसान की मदद नहीं कर सकता। हमारी सरकार के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। आपको ये लगेगा कि दिल्ली में किसानों की रक्षा करने वाली सरकार है। इस मौके पर संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी आम लोगों की बात सुनते हैं, उन पर अपनी बातें नहीं थोपते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बुधवार को कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर भी इसका ऐलान किया है। इसके तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद का वादा किया है। साथ ही कहा कि सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक दिया जाएगा। जो जीएसटी है, जो पहली बार किसानों पर टैक्स लग रहा है, अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, अलग अलग लेवल के टैक्स हैं। इस जीएसटी को हम स्टडी करके एक टैक्स देंगे आपको, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान जीएसटी में ना रहे। स्टेज खाली करावा। मी एंट्री हो चुकी है, न्याय यात्रा के अंतिम चरण में है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी का फॉर्मूला अपनाती हुई नजर आई, चाहे किसान की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें। तो ऐसे में हर वर्ग को साधने का प्रयास भी कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। चार बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।